हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में, जहां पे हम सीडीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आने वाले उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे टिप्स, ट्रिक्स और उन्हीं सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस जो आ चुके हैं और जो आपके आने वाले हैं उस टाइप के पैटर्न के ऊपर सवाल। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और जिसको नहीं पता उस तक पहुंचा दीजिए कि पूरी सीरीज चल रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फटाफट से जरा यहाँ पे बन जाइए, शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे रह गए हैं सबके सब आ जाइए। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और जरा फटाफट से क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन जैसे सामने आएंगे उसको पॉज करना है और फिर उसको सॉल्यूशन देखना और फिर मेरे साथ क्वेश्चन करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं बेटा मेरे बारे में, जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आज मेरा नाम है अतुल वैश्य। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूं, गेट, ईएस और पीएसयूज, आईआईटी जेई, आपका उसके अलावा नेट, आपका सीडीएस, एनडीए, अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए। चलिए, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया सीधा सीधा यहाँ पे आपका एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस और टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा जो कि आपके लिए पहले हो चुके हैं। ऑलमोस्ट पूरी सीरीज में करा चुका हूं, जहां मेंसुरेशन वगैरह हो चुका है। तो जैसे ही मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, लगातार उसके ऊपर अलग अलग पैटर्न्स मेरे को मिलते जा रहे हैं, हम लगातार यहाँ पे सीरीज बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो जरा ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज सेइंग, वो क्या है, ये सैकड़ा, 1000, ठीक है ना, ₹20,000 इज बीइंग कंपाउंडेड एट 20% पर एनम। ठीक है, तो रेट तो उसने कितना बता दिया, 20% पर एनम का उसने रेट बता दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली। अब ये पंगा है, ठीक है ना, ये मैंने बताया भी था एक लेक्चर में, जहां पे मैं पहले क्वेश्चन कर रहा था, और आपको पता भी होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली, है ना, हाफ ईयरली हो जाता है, हाफ ईयरली, यानी कि जो ये पहले एनुअली है, ये 20% एनुअली था, तो हाफ ईयरली में लगेगा 20%, समझ रहे हो। व्हाट विल बी द अमाउंट इन 2 years। तो ठीक है, इसमें कौन सा घबराने की बात है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बोल रहा है वो, प्रिंसिपल अमाउंट की वो बात, सॉरी वो टोटल अमाउंट पूछ रहा है ना, टोटल अमाउंट पूछ रहा है और वो भी कंपाउंडेड। तो किसका फॉर्मूला गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला गया, सिंपल इंटरेस्ट वाला मत लगा देना, PRT/100 वाला मत लगा देना। ठीक है ना, तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पहले तो आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट लिख दिया यहाँ पे, इंटू 1 + R/100, है ना, R कितना है आपका 20। अभी मैं यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 20 लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, 1 + R/100, अभी रुक जाओ, अभी जल्दबाजी मत करना, इंटू और कितने टाइम के लिए होता है, यहाँ पे आता है आपका टाइम 2। ठीक है, तो ये तो सिंपल कहानी थी मेरे बच्चों। यहाँ पे एक चीज बताना, ये सिंपल कहानी कब होती है, सिंपल कहानी तब होती है सर जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली ना लगे, वो सिंपल मतलब हाफ ईयरली जैसे कुछ बात ना बोले, वो बोले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका एनुअली लग रहा है, तब तो ये फॉर्मूला हो जाता है ना। फॉर्मूला तो पता है ना यार, क्या है आपका, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 इंटू की पावर टी, या एन, यहाँ पे कुछ भी रख लो, ये आपका टाइम होता है कि मतलब कितने साल के लिए आप देगा। आर क्या होता है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। लेकिन सिंपल स्थिति में फॉर्मूला है, जब हाफ ईयरली आ जाए ना, तो जरा ध्यान रखना उसमें क्या करना होगा भाई। हाफ ईयरली के अंदर मतलब ये वैसे एक टेबल, मैंने जब रेगुलर क्लास होती है वहां पे मैं बताता भी उस टेबल को, और अगर आपके पास नहीं है तो इस टेबल को ध्यान रखना और यहाँ पे लॉजिक के साथ बताना। हाफ ईयरली की बात अगर कर रहा है तो भाई टाइम आधा होगा या बढ़ेगा, बताओ जरा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के। नहीं सर टाइम आधा नहीं होगा, अरे पहले जो 2 साल में लग रहा था अब वो 6 महीने में लग रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। हाफ ईयरली है तो यानी कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अरे समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले 20% था, इसको भी डबल कर दूं सर, पहले तो साल में लग रहा था 20, अब तो 6 महीने में लगेगा। अरे नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हाफ होगा, समझ रहे हो। तो याद रखना, जब भी हाफ ईयरली हो जाए, ओके, तो क्या रेट, अब मैं यहाँ पे टेबल लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए एक बार फिर से, ताकि मतलब कि वैसे आपको पता होनी चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं पता तो यहाँ पे समझ लो। अगर हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो भाई जो टाइम होता है ना वो T/2 हो जाता है, और जो रेट होता है, सॉरी टाइम होता है, रेट हो जाता है R/2 और टाइम हो जाता है 2T, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं, अरे क्वार्टरली भी तो आ सकता है ना भाई, क्वार्टरली आ सकता है, मतलब हर 3 महीने में लग रहा हो, तो सर क्या होगा, हर 3 महीने में लग रहा है आपकी बारी, तो ये कितना हिस्सा था इसका, 1/2, और ये कितना हिस्सा हो जाएगा इसका, 1/4 हिस्सा हो जाएगा, है ना। हाफ ईयरली का मतलब हाफ हिस्सा 1/2, क्वार्टरली मतलब 1/4 हिस्सा, तो यानी कि रेट कितना हो जाएगा आपका, R/4 कर देंगे, 1/4 तक है, और यहाँ पे हो जाएगा 49। तो ये अगर आ जाए एग्जाम में, मैं जनरल चीज बता रहा हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रख लेना जरा, फिर सिंपल फॉर्मूला लगा के काम खत्म करो। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बाकी बस अब तो यार, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है ना, अब तो बस सिंपल है,
जो फॉर्मूला था ये याद है, तो चीजें सिंपल सिंपल हो जाएंगी। 1 + 10/100 की पावर, ये हो जाएगा आपका 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/10, 11/10 की पावर 4 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 इंटू 11 नहीं 11/10 की पावर 4। इसको सॉर्ट आउट कर लो यार, है ना, इसको सॉर्ट आउट कर लो यार, यानी कि 20,000 इंटू 1.1 है ना, 11 का मतलब 11/10 का मतलब 1.1 की पावर 4। इसको जब सॉर्ट आउट करने बैठोगे आप, सो आई थिंक यू विल बी गेटिंग 29282 which is your answer. Option number C is absolutely fine, perfectly fine. ठीक है, 29282 is perfectly fine. ये आ जाएगा आपका 1.46 समथिंग कुछ ऐसा करके आ जाएगा, और उसको जब आप निकालोगे तो 29282 is your answer. कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना बस, ठीक है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना बस। ओके, तो ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ पे रखा ताकि हाफ ईयरली, क्वार्टरली, छमाही, तिमाही, एनुअली, है ना, साल का, ये सब पता चल जाए आपको, है ना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, हालांकि वो एग्जाम में नहीं आता बट स्टिल पता चल जाए। तो ये मैंने एक जनरल चीज बता दी ताकि आप इसके हिसाब से चीजों को चेंज कर सको, सो इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल टू यू इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times in 12 years। तो भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई मनी थी, है ना, कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं ना, ये हो जाता है ना, कितना 3 times हो जाता है, 3 times यानी कि 3p हो जाता है, और कितने टाइम में होता है 12 years में, 12 years में होता है। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 5 times एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, एसआई की बात हो रही है, यानी कि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कंपाउंड वाला नहीं है, एसआई सिंपल वाला है, बस वो जो प्रिंसिपल है उसी पे इंटरेस्ट लगता रहेगा, ठीक है ना, कंपाउंड वाला नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, और सिंपल इंटरेस्ट में आपका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, सपोज रेट मान लो उसे 8%। तो जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है वही सिंपल इंटरेस्ट फिर से लग रहा है, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टू सेम लग रहा है, और ये अब की बार पी से कितना बन जा रहा है 5p बन जा रहा है। अरे बात समझ लो, समझ लो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स, ये कितने ईयर्स में होगा। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत सिंपल भाषा में अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन समझ में आया ना? पी से 3p होने में 12 साल लगा था, तो पी से 5p होने में कितना लगेगा। तो भाई यहाँ पे ना प्रिंसिपल अमाउंट पे ध्यान मत देना। इस टाइप के क्वेश्चंस में एक नोट लिख लो, है ना, अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में एक नोट लिख लो। जब भी वो टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है सेम रहे, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहे, तो प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ मत जाना। इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन एसआई, इस टाइप के क्वेश्चन में फोकस ऑन सिंपल इंटरेस्ट, है ना, जो आपका इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करो, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। यकीन मानना मेरी बात को, ठीक है। तो जरा इस पहले केस में मेरे को इंटरेस्ट बताना कितना हुआ। अरे p का 3p बन गया, तो भाई कितना इंटरेस्ट हो गया, कितना इंटरेस्ट हो गया, 3p में से p घट जाएगा, कितना बचा 2p हो गया आपका। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 2p आ गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इस केस में देखना जरा, इस केस में p से 5p हो गया, तो 5p माइनस p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 4p, जो कितना था मतलब 4 गुना लगान, है ना, यहाँ 4 गुना लगाने, यहाँ पे 2 गुना लगाने, इस तरह से समझ लो। ओके, तो यहाँ पे 2p था, यहाँ पे हो गया आपका 4p। तो अब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है यार, और यहाँ पे भी वही 8% रेट है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सी बात बताओ भाई, किसी रेट से, मेरे को नहीं पता वो रेट क्या है। अब कई बच्चों के साथ पहले मैं रेट निकालूंगा, फिर सर मैं पी निकालूंगा, फिर सर मैं ऐसा ही निकालूंगा, फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा, फिर मैं यहाँ पे टाइम निकालूंगा। ऐसा मत करना, इतना ब्लंडर मत करना। सिंपल देखो, यहाँ पे पी पे कहीं पे किसी पे ध्यान मत दो, सिंपल ऐसा ही पे ध्यान दिया, जो कि 2p और 4p आ गया। अब भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, उसके हिसाब से 12 साल लग गए इसको, 12 साल लग गए 2p होने में, है ना, 12 साल में 2p इंटरेस्ट मिला। और ध्यान रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल होना चाहिए, ठीक है ना, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इस चीज का जरा ध्यान रखना कि यहाँ पे सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक आपको यहाँ पे 2p होने में, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के मुताबिक आपको यहाँ पे 2p होने में 12 साल लगे। तो यहाँ पे भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा ही है। तो 2p का 4p होने में कितना टाइम लग जाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात है एंड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट, ये भी चीज लिख लेना,
ये अगर कांस्टेंट है और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, टाइम के, ठीक है ना। तो जितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है उतना ही टाइम भी बढ़ेगा, या फिर जितना टाइम ज्यादा लोगे उतना ही इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। लेकिन कंपाउंड में ये डायरेक्टली नहीं होता, कंपाउंड में एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, क्योंकि कंपाउंड में इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट लगता है। लेकिन लीनियर संबंध मान सकते हैं किसमें, ये ऐसा सिंपल इंटरेस्ट के केस में लीनियर बढ़ेगा, मतलब कि जितना टाइम है उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा, मतलब कि एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेगा, बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो, समझ, हालांकि ये भी काफी तेज है। ओके, तो आपका टाइम के मुताबिक बढ़ेगा। तो यानी कि सर अगर इसमें 12 साल लगे 2p होने में, ठीक है, तो सर यहाँ पे 4p हो रहा है, 2p का 4p हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ रहा है। कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ गया आपका ऐसा ही। अरे तो टाइम भी कितना लगना चाहिए, टाइम भी कितना लगना चाहिए सर, टाइम भी 2 टाइम्स हो जाना चाहिए, है ना। दिस ऑल्सो शुड बी 2 टाइम्स। तो पहले अगर 12 था तो 12 into 2 विच विल गिव यू 24 ईयर्स। सिंपल कहानी मेरी जबानी, विच इज ऑप्शन सी, परफेक्टली फाइन। कोई दिक्कत यहां पे कुछ आर पी एक्स कुछ निकालने मत बैठ जाना, लॉजिक है सिंपल लगाना। बट ये लॉजिक कहां लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि ये सिंपली लीनियर बढ़ता है, कंपाउंड से नहीं बढ़ता है ना। कंपाउंड में मत लगा के बैठ जाना इस चीज को, है ना। क्लियर है फंडा, क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। नाउ व्हाट इज सेइंग, ही इज सेइंग व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, व्हेन रुपीज कितना, ये 10,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट महाशय ने क्या बता दिया, 10%, और ये 10,000 रुपए डिपॉजिट करे थे, एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। तो टाइम बता दिया इन्होंने 3 साल का, और जो डिपॉजिट था जो उन्होंने दिया, नहीं प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना बता दिया 10,000, ठीक है ना, क्लियर। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट, तो भाई वो पूछ रहा है आपसे टोटल अमाउंट। यार डायरेक्ट, अब ये तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे तो बच्चे मतलब एकदम से P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू टी, अरे पता ही है ना। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर पंचवर्षीय योजना, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। तो सिंपल आपका फॉर्मूले के ऊपर ही काम हो जाएगा। तो P इंटू 1 प्लस R कितना है आपका 10 बाई 100 की पावर T विच इज 3। सिंपल, आपका इससे काम चल जाने वाला है यहाँ। सो दैट इज 10 एंड दैट वुड बिकम कितना, 10,000 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 11 बाई 10 की पावर 3, ठीक है ना। और सिंपल जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक ये 1.1 की पावर 3 आ जाएगा। और जब इसको सिंपल आप सॉल्व करने जाओगे तो दैट वुड गिव यू 13,310, ये आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था यार, इसमें तो कुछ भी नहीं था। 13,310 विच इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज परफेक्टली फाइन। तो कंपाउंड के ऊपर भी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन किया जहाँ पे कंपाउंड और एसआई को मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कराया, जाके जरूर देख लेना जो पिछले वीडियो में पढ़े, जहां मैंने सीआई और एसआई को कंबाइन कराया था, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो जाता है, कई बार अमाउंट सेम हो जाता है, सीआई एसआई में अंतर पूछ लेता है, रेशियो पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, आगे भी आएंगे, और मैंने पहले भी कराए हैं, वो भी जाके लेक्चर्स देखना, मजा आएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन समझ लेना यार, कम से कम तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट इज सेइंग, ही इज सेइंग अ सम ऑफ अमाउंट एट R%, कोई परसेंटेज था, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगेन सीआई की बात कर रहा है यहाँ पे, ऐसा ही नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की बात है, डबल्स इन 3 years, in 9 years it will be k times of the original principal, what is the value of k। क्या यहाँ पे हम वैसे रख के कर सकते हैं जैसे हमने SI वाला करा था कि सर यहाँ पे मैं प्रिंसिपल रखूं, फिर यहाँ पे मैं उसके अंदर, सॉरी यहाँ पे मैं प्रिंसिपल रखूं, यहाँ पे मैं फिर SI निकालूं, सर ऐसा कर सकते हैं क्या अपन? नहीं भाई, यहाँ पे CI की बात हो रही है, ठीक है ना। तो CI में तो एक्सपोनेंशियली खेल होता है, CI में तो क्योंकि एक्सपोनेंशियली खेल होता है, इसलिए यहाँ पे हम ये खेला नहीं खेलेंगे, समझ रहे हो। तो चलो ठीक है, फिर सर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सर अपने सिंपल कहानी से जाएंगे। सर हम जानते हैं A इज इक्वल टू होता है अमाउंट इज इक्वल टू, यानी कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। फॉर्मूले यहीं पे याद हो जाएंगे, तो मैं लिखते मेरे साथ ही पहले से भी याद होंगे। तो क्या कह रहा है वो, सम ऑफ अमाउंट एट R% कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन 3 years। तो ये डबल हो जाता है कितने सालों में, 3 सालों में डबल हो जाता है। तो भाई साहब पहला केस ले लेते हैं,
ये कह रहा है 3 सालों में डबल हो जाता है। तो जो अमाउंट था मान लो पहले, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट था P, वो हो जाता है आपका 2P। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है आपका 2P, है ना। सो A 2P हो जाता है, डबल हो जाता है जब P लगाते हो आप, P अमाउंट लगाते हो। और कितना लगाते हो आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ रही है, उसने बता रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है आपको, आ रही है। कितने सालों में हो जाता है, टाइम कितना है, इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ जी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई होगी। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग 2 इज इक्वल टू 1 प्लस के R बाय 100। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस के R बाय 100 की पावर 3। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस के R बाय 100 की पावर 3। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आ जाता है आपकी कहानी। ओके बॉस, सिंपली आपका इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। ये आपका पहला केस था जहां पे रेट हमें नहीं पता, लेकिन रेट हम यहां से निकाल सकते हैं। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, रेट हम यहां से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, लेकिन आराम से निकाल लेंगे। पहले सेकंड केस को पढ़ लें, पहले सेकंड केस भी देख लें क्वेश्चन के हिसाब से, है ना सर। आओ सर सेकंड केस देखते हैं। सो व्हाट इज सेइंग इन द सेकंड केस, इज सेइंग इन 9 ईयर्स, यानी कि अब की बार जो टाइम है उसका उसने दे दिया 9, इस बार जो टाइम है उसने दे दिया 9 ईयर्स। इन 9 ईयर्स इट विल बी k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल अगर P था तो ये P से कितना होता है, KP हो जाता है। तो P से कितना हो जाता है, KP हो जाता है ना, k टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो सिंपल यहाँ पे भी हम केस लगा देंगे। तो सर कितना हो जाएगा, इस बार हो चुका है KP हो चुका है सर, केविन पीटरसन हो चुका है सर ये, तो KP हो चुका है। KP इज इक्वल टू सर P इंटू 1 प्लस R, R वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 1 प्लस R बाय 100, और की पावर कितना है इस बार 9। ठीक है ना। तो सर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे KP, सॉरी KP क्यों लिखूं मैं, KP में से P हटा दो, पीटरसन हटा दो, है ना। क्यों हटा दो सर पीटरसन? अरे उड़ जाएगा ना भाई, वो उड़ चुका है या नहीं उड़ चुका है भाई, वो ये बताओ मेरे को सिंपल। यस, उड़ चुका है या नहीं उड़ चुका है, बिल्कुल ये P से P उड़ चुका है, खत्म हो चुका है। तो कितना बचा सर, K इज इक्वल टू 1 प्लस के R बाय 100। और सर क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, इसकी पावर Q और इसकी पावर 3? इसमें किसी को कोई डाउट? 3 इंटू 3 9 हो जाएगा ना वापस। लेकिन ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है। समझ में आई बात या नहीं है? इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया था, है ना। मेरे को R की वैल्यू निकालने का मतलब ही नहीं है। अब जो बच्चे पहले केस के बाद यहाँ पे R की वैल्यू निकालने के चक्कर में पड़ गए थे कि सर R की वैल्यू निकालेंगे फिर करेंगे, मैथ्स में जल्दबाजी नहीं, आराम से जितना काम का है ना उतना निकालो, बस फालतू के चक्करों में, फालतू के झमेलों में मत पड़ो, है ना। तो सर ये तो सिंपल अपने पास आ चुका है 1 प्लस R बाय 100 की पावर 3 लाइक दिस, ठीक है। और ये अपने पास इस तरह से हो चुका था। तो सर यहाँ पे क्या ये इस तरह से मैं लिख दूं, K इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर दूं सर 2 को, बिल्कुल सर कर देंगे। सो सर 2 की पावर 3 विच इज सर 8। सर कितना सिंपल, कितनी मासूमियत से आंसर आ गया सर। हाँ बिल्कुल, इतनी मासूमियत से आंसर आना है अगर जैसा उसने क्वेश्चन पूछा उसी लैंग्वेज के हिसाब से चलते हुए जो उसको चाहिए वही दोगे। तो फालतू में R X T A वो निकालने जाओगे ना तो बस फिर कहानी खत्म हो जाएगी। तो उसने K की वैल्यू पूछी थी और K की वैल्यू आपने निकाल दी, दैट इज 8। तो कितने टाइम हो जाएगा वो, 8 टाइम्स, है ना, 8 टाइम्स हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली फाइन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड ₹12,000 is at the compounded interest half yearly, what is the equivalent single year, I mean single होगा, single rate of interest for first year, ठीक है ना। ओके गाइस, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बता दिया, कितना बता दिया उसने, 10% पर एनम बताया उसने, एंड ₹12,000 इज एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था आपका, 12,000। और सीआई की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयर लिया। अब ये है कहानी। अब हाँ वो डायग्राम यहाँ पे भी लगेगा भाई, ऐसा ही हो चाहे सीआई हो, टाइम और रेट तो उसके हिसाब से चेंज होगा, मतलब कि हाफ ईयरली है तो उसके हिसाब से चेंज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इक्विवेलेंट सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर पूछा। तो सबसे पहले तो भाई साहब अमाउंट वगैरह कुछ निकाल लें, अमाउंट वगैरह कुछ निकाल लें। तो अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल
कंपाउंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे 12,000 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस के R बाय 100, 1 प्लस के R बाय 100 की पावर t। और यहाँ पे R कितना है आपका, R है आपके पास 10, ठीक है ना, R है आपके पास 10, जो कि आपका जाहिर सी बात है कितना हो जाने वाला है, जो कि आपका हो जाने वाला है आई थिंक अभी भी देखा था ना आपने, रेट कितना होता है यहाँ पे, रेट हो जाता है आपका हाफ। सो 10/2 कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली बोल रहा है। If the rate of interest is 10% per annum and rupees 12,000 is at the compound interest half yearly, ठीक है। So 1 प्लस के R/2 यानी कि 10/2, और यहाँ पे जो t था वो कितना होता है, डबल हो जाता है, t था अगर 10 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, लाइक दिस। कहाँ गया, सॉरी t कितना था 1 था तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 20 कह रहा हूँ है ना, सिंगल के लिए निकालना है ना, पहले के लिए निकालना है तो बढ़िया। सर ये हो जाएगा आपके पास 12,000 इंटू 1 प्लस के 5/100 लाइक दिस। ये हो जाएगा सर आपके पास 20, और यहाँ पे इसकी पावर आएगी 20 प्लस 1 21, 12,000 21/20 की पावर 2। अब इसको जब आप सॉल्व करने जाओ तो आई थिंक 1.05 समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा ना, 1.05 की पावर। सो 12,000 इंटू इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो 20 बन जाए, 20 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाई, कितना आ गया, अभी भी काम नहीं चला तो 1 0 और बढ़ाई तो 20 पंजे 100 लाइक दिस। 1.05 की पावर कितना 2। जब इसको सॉल्व करने जाओगे यार तो आई थिंक यू विल बी गेटिंग 13230। तो ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका अमाउंट जो आपका इतने हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसके ऊपर 10% के हिसाब से लगने वाला है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। वो बोल रहा है कि भाई इक्विवेलेंट सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, यानी कि वो एसआई की बात कर रहा है। सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो एसआई की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट एसआई का रेट बता दो, या फिर सिंपल क्योंकि ये हाफ ईयरली था। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, हाफ ईयरली उसने दिया था, वो बोल रहा है सिंगल रेट इक्विवेलेंट बता दो मेरे को। तो भाई रेट बताने की सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि भाई इंटरेस्ट लगा कितना, समझ में आ रहे नहीं आ रहे। रेट बताने के लिए पहले तो पता चलना चाहिए कि इंटरेस्ट लगा कितना। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, अमाउंट कितना था, अमाउंट था 12,000 और हो कितना गया 13,230 हो गया, था कितना 12,000, घटा दोगे कितना बचा आपके पास 1,230 है ना। तो 1,230 रुपए क्या है आपका, ये इंटरेस्ट है जो आपका लगा इसके हिसाब से। अब बस इस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या बता देना है, रेट बता देना है यार, बता दोगे नहीं बता दोगे। अब यहाँ पे सिंपल अमाउंट, यहाँ पे आपकी सिंपल इंटरेस्ट वाली कहानी चल जाएगी। तो क्या होता है भाई आपका सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होता है, अरे फॉर्मूला याद है नहीं है, PRT बाय 100, P इंटू आर रेट इंटू टाइम बाय 100 लगा दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना लग गया था आपके पास 1230 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था आपके पास 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आपके पास, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना लगा था वो तो आपको निकालना है एक्चुअली, है ना, सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। और टाइम कितना था आपके पास, फॉर 2 इयर्स का टाइम था ना यहाँ पे, सॉरी सिंगल के लिए निकालना है तो टाइम आपका 1 साल का था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका हाफ ईयरली तो उसको डबल कर देंगे। अरे यहाँ पे भी आपका 2/100 2 इंटू 100, ये तो वैसे भी कट जाएगा यार, सिंगल था ना, सिंगल निकालना है तो ठीक है, सीधा इसको कर लो डिवाइड बाय 100। इससे डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो R इज इक्वल टू 123/12 लाइक दिस, R इज इक्वल टू 123/12 which will give you I think 10 point something na 10.25%, yes, which will give you 10.25% is the rate. Option A is absolutely fine. Option A is absolutely fine without any doubt. पहला ऑप्शन एकदम सही, एकदम झकास, एकदम मस्त, ठीक है ना। तो पहले वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके बॉस, क्लियर है फंडा, तो ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी, बढ़िया तरीके से समझ में आया। आगे चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज सेइंग, ही इज सेइंग दैट अ सम इज बीइंग लेंट, यानी कि उसको उधार लिया गया एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 20% पर एनम, एंड दैट टू कंपाउंड, सीआई की बात कर रहा है।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ 4th ईयर टू 5th ईयर। अच्छा ठीक है, तो अब देखो क्या वो कह रहा है। अब वो मतलब तुम्हें एक्चुअली में ना बैंकिंग सिस्टम की एक्चुअली जब हम उधार लेते हैं तो उसकी वो सच्चाई तो बताना चाह रहा है कि किस रेशियो में कंपाउंडिंग बढ़ रहा है। अब ये उधारी की बात तो ठीक है, चलो अलग होगी, यहाँ पे उधार की बात चल रही है, लेकिन ऐसे जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो किस तरह से कंपाउंड होता है। तो एक्चुअली में किताब भी है, बहुत अच्छे से मेरे को याद आ गया है ना। एक किताब है, मेरे को किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ सिंपल आई थिंक उसका नाम ये था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जब आप कंपाउंडिंग को देखते हो तो शुरू के 10 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आता है ना कई बार, लेकिन 11वें साल में एकदम डबल, फिर 12 साल, इस तरीके से। वो एक कहानी भी थी ना कि कोई साधु आया और राजा के पास आके बोला कि मेरे को गेहूं चाहिए, चेस रखी हुई थी, चेस के खानों में उसने बोला कि हर एक गेहूं को डबल करते जाओ, जितने के चेस के खाने बस उतना गेहूं दे दो। वो जब देखने के लिए गए तो पूरे देश में उतना अनाज नहीं था, ठीक है ना। ये तो खैर चलो बात की बात है, ये मैं मैथमेटिक्स पीएनसी की क्लास में बताता हूँ ये सब कहानियां, बट क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग की ताकत देखने को मिलने वाली है रेशियो के हिसाब से, तो इसलिए मैंने कहा ये कहानी आपको यहाँ पे बता दो। तो ठीक है, कंपाउंडिंग की ताकत काफी ताकतवर है, देखेंगे यहाँ पे। तो वो कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन में, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई सम था वो 20% के हिसाब से ले लिया, अब वो बढ़ रहा है लगातार, कंपाउंडिंग हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है साल। चौथे साल से 5वें साल में कितने रेशियो में बढ़ा वो बताना है आपको। समझ रहे हो। तो भाई सिंपल, कोई भी अमाउंट था, मान लो अमाउंट था आपका P और वो बढ़ रहा है, तो भाई चौथे साल में और 5वें साल का रेशियो निकालना, तो मैं डायरेक्ट रेशियो निकाल सकता हूँ, आंसर निकाल सकता हूँ। तो P इंटू 1 प्लस के R कितना था आपके पास 12%। अच्छा यहाँ पे कहीं हाफ ईयरली वगैरह कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, हाफ ईयरली वगैरह कहीं यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, R को मैं बाद में लिखूंगा एक साथ, क्योंकि ये एंड में लिखेंगे, क्योंकि ये कटेगा फटेगा भी यहाँ पे, तो ये बाद में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो P इज इक्वल टू 1 प्लस के R/100, हाफ ईयरली वगैरह का जिक्र नहीं है, तो सिंपल हम इस तरह से लिखेंगे। और कितना था 4 साल के लिए, तो ये हो गया आपका 4 साल में इंटरेस्ट जितना है उसका, है ना। ये हो गया आपका 4 साल का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 5 साल का इंटरेस्ट। यही तो बात वो कह रहा है, 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा 1 प्लस के R रेट इंटरेस्ट वही रहेगा, हार 100, P से P कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, P से P कैंसिल आउट हो गया आपका, ओके। और बचा कितना 1 प्लस R/100, इसमें 4 और ये 5, ये भी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1/1 बचा खाली नीचे, 1 प्लस के R/100। अरे समझ लो 4 पावर से 4 पावर कैंसिल आउट होगी, बस एक ही पावर बची, यानी कि 1 प्लस के R/100 ही बचा खाली। समझ पा रहे हो इसे। अब इसको सिंपल लिया, यहाँ पे एलसीएम लेके 100 प्लस R, और ये 100 ऊपर आ जाएगा, 100 ऊपर चला गया, यहाँ पे क्या बचा 100 प्लस के R, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 था और R कितना था 20%, 100 प्लस के 20 कितना हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6। तो कितना आ रहा है रेशियो भाई 5:6। तो 5:6 के रेशियो में बढ़ता है ये। तो अगर पहले ये 5 भाग था तो फिर उसका एक भाग, मतलब कि अगर 6 भाग थे तो उसमें से एक भाग इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो 5:6 इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली फाइन। ऑप्शन सी में अपन को यहाँ पे कोई पंगा, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली फाइन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं अपना। क्या कह रहा है वो, ₹12,000 अमाउंट टू रुपीज दिस 20,736 इन 3 years एट R% per annum ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। क्या बात है यार, पहले उसने बात कर दी सीआई की। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बड़े फेमस है आपके पैटर्न, आपके एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलेटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा था भाई, पहले था 12,000 अमाउंट था, अब ये 12,000 बढ़ते बढ़ते आ गया 20,736 पे, 12,000 बढ़ते बढ़ते आ गया 20,736 पे, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ किसकी कृपा से हुआ ये, कंपाउंड इंटरेस्ट की कृपा से हुआ ये। और टाइम कितना लगा इतना होने में, सिर्फ 3 साल, मात्र 3 साल में इसने इतनी बढ़त कर ली है ना, इतनी रक्त बीज की तरह बढ़ गया एकदम, ठीक है ना। R% per annum ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। अब ये पूछ रहा है कि भाई जो रेट था ना, ये बता दो मेरे को, जो रेट का परसेंटेज है वो कितना था, ये बता दो मेरे को। तो भाई बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, सिंपल बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। बिल्कुल सर बता सकते हैं, बिल्कुल सर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं सर, देखो सर पहले तो कोई प्रिंसिपल, ये तो आपके पास आ गया अमाउंट, और ये आ गया आपके पास प्रिंसिपल, तो सर ये सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। तो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा सकते हैं बिल्कुल, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस के एंड R/100 की पावर कितना
कितने साल के लिए? 3 साल के लिए ना। हाँ, अब यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें आपके सामने आ चुकी हैं और सिर्फ यहाँ पे पूरी इक्वेशन आ चुकी है, सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज आर। यहां से आर पता लगाना है, आर पता लगा सकते हो, बिल्कुल सर पता लगा सकते हैं, या तो ऐसे कर लो, मतलब थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बट हाँ श्योर शॉर्ट आंसर तो आएगा। ठीक है ना। इसको यहाँ पे काटा पीटी करोगे, यू विल बी गेटिंग समथिंग 1728 बाय 1000, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। 1728 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस के आर बाय 100। सॉल्व करोगे तो यही मिलने वाला है आपको यहाँ पे। ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 12 का क्यूब ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका 10 का क्यूब। तो ये 12 बाय 10, 12 बाय 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस के आर बाय 100 का होल क्यूब, लाइक दिस। तो क्यूब से क्यूब तो कैसा वैसे हो जाना है। तो बेसिकली क्या बच रहा है आपके पास, सिंपल 1 प्लस के आर बाय 100 इज इक्वल टू 12 बाय 10। और भाई इसको सॉल्व कर लेना, आर बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा तो जाके, और 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2 बटे 10, और एक 0 तो यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 20%। चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लो यार फॉर्मूले की तरह से, ठीक है ना। चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर लो यार फॉर्मूलों के तरीके से, ठीक है ना। चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो फॉर्मूले के तरीके से, और चाहे तो आप इसके अंदर सिंपल क्या लगा लो यार, ऑप्शन के साथ चले जाओ, है ना। चाहे तो आप ऑप्शन के साथ चेक कर लो। ऑप्शन के साथ कैसे चेक कर लेंगे सर? सर ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है 3 साल के अंदर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख के देख लो कि भाई कौन सा जो है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा मैच कर रहा है, मतलब कि कौन सा ज्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे 1096 ये लिखा गया है, यहाँ पे ये 10% होगा आई थिंक, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10% होगा, ठीक है। ओके, सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चाहे तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से जा सकते हो, ऑप्शन को देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि ठीक है, अच्छा इसको 10% बढ़ा था, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हो, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नहीं तो आप इससे कर लो, जैसा मर्जी आपको, जहां पे कैलकुलेशन जैसी सुविधा लगे यार, डू वट एवर यू वांट टू डू, जैसा बढ़िया लगे ना, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तो भाई मेरे को लग रहा है ये सीआई और एसआई, आई थिंक अब तो कॉन्फिडेंस पूरा आ गया होगा इसमें ना। पहले भी क्वेश्चन मैंने कराए और अभी भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, पूरा कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अब ये कॉन्फिडेंस मेरे सामने नहीं, एग्जाम में जाके एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है हमारे बालकों में, ठीक है। चलिए, तो फाइनली अभी टाइम वर्क पे आ जाते हैं। तो आई थिंक कुछ बच्चे ये भी सोच रहे थे कि सर टाइम वर्क का थोड़ा सा और प्रैक्टिस मजेदार सा हो जाए, पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चंस भी थे सर, कराए थे हमने लास्ट टाइम भी, सर इस पे कुछ बात हो जाए तो थोड़ा सा मजा आ जाए। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन इस पे भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, अपन इस पे भी बात करेंगे। नाउ व्हाट इज सेइंग, यहाँ पे जरा देख लीजिए कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसके हिसाब से आपको अपने आंसर्स निकालते चले जाने, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेइंग, ही सेइंग ए टेक्स, ए कोई एलिमेंट था, कोई पर्सन था, 6 days लेस देन बी टू डू अ सर्टेन जॉब। तो हम किसका मानेंगे भाई टाइम, या फिर हम किसके डेज मानेंगे? बी के माने या ए के माने? बी के मानेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ए ने बी को रेफरेंस बनाया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि ए ने बी को रेफरेंस बनाया। तो ये भी पता होना चाहिए कि किसको माना है। लेट बी टेक्स एक्स डेज। क्यों माना हमने बी को? क्योंकि ए ने रेफरेंस बनाया बी को, क्योंकि ए टेक्स 6 days लेस। अब हमें अगर ए का निकालना हो तो सिंपल क्या कर देंगे, एक्स माइनस 6, बी टू डू अ सर्टेन जॉब एंड 2 days मोर देन सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई सी भी है, और सी को भी बना सकते थे वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बी हमारे को पहले दिख गया तो हमने बी को बना लिया, कोई इसमें पंगा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आपको पता था कि ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जाहिर सी बात है वन डे वर्क निकाल के, है ना। अरे ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरे साथ अभी सीख लेना। वन डे वर्क और एफिशिएंसी के ही क्वेश्चंस होते हैं, चाहे तो वन डे वर्क के हिसाब से कर लो, चाहे तो एफिशिएंसी के हिसाब से कर लो। मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन दोनों तरीकों से करा रखे हैं, ठीक है ना। तो चाहे तो वन डे वर्क के हिसाब से कर लो, चाहे तो एफिशिएंसी के हिसाब से कर लो, ठीक है। सो लेट बी टेक्स एक्स डेज। तो भाई जाहिर सी बात है, बी का वन डे का काम कितना हो जाएगा, तो 20 वन डे वर्क, एक्स दिन में अगर वो काम कर रहा है, ठीक है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। अरे पता है नहीं है, ऐसे ही ए का वन डे का काम निकाल दोगे, ए इज वन डे वर्क, डायरेक्ट निकाल लो मैं यहाँ पे ना, कोई पंगा किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे यहाँ पे लिख लेता हूं ना यार, तो ए टेक्स
लिख देता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं। कितने दिन लेगा, क्योंकि वो 6 दिन कम ले रहा है, 6 days लेस देन बी, तो x माइनस 6 days टू डू सेम जॉब। अब ये 6 दिन कम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है इट वुड बी मोर एफिशिएंट, है ना, ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, 6 दिन कम ले रहा है। एंड 2 days मोर देन सी, और सी से 2 दिन फिर भी ज्यादा ले रहा है, तो सी और भी ज्यादा एफिशिएंट होगा। अरे ये बहुत लॉजिकल बात है, ये समझ में आ जाएंगे आप। ए इज 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 6, इसमें किसी को बात नहीं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं सी का 1 day का काम निकालना चाहूं, निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? अरे अगर ए सी से 2 दिन कम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे और भी ज्यादा जोड़ देंगे, तो x माइनस 6 था, और 2 दिन और कम ले रहा है तो -2, लाइक दिस। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिर से, सी टेक्स, जाहिर सी बात है अगर x को रेफरेंस मान रखा है, मतलब b को रेफरेंस मान रखा है, तो b का काम था x डेज में करता था वो काम कंप्लीट, a जो है उससे 6 दिन कम में करता था, तो a का हो जाएगा x माइनस 6, और c का कितना हो जाएगा, क्योंकि a जो है टेक्स 2 days मोर देन c, a जो है c से भी 2 दिन ज्यादा ले रहा है, ठीक है, तो c से 2 दिन ज्यादा ले रहा है, तो c के काम में क्या करना पड़ेगा, c का अगर काम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका बेसिकली b का काम है उसमें से भी 2 दिन घटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 दिन कम ले रहा है, c 2 दिन कम ले रहा है, क्योंकि a 2 दिन ज्यादा ले रहा है, a 2 दिन ज्यादा ले रहा है, इसलिए c 2 दिन कम ले रहा है, तो इसलिए हमें माइनस करा। कहीं कहीं कुछ लोग प्लस कर दो, ये कम ले रहा है भाई, ये c का काम है, 6 minus 2 days, like this to do same job, तो c's 1 day work is like this, 1/x minus 8। हाँ जी, तो यहाँ पे किसी का कोई दिक्कत नहीं है, तो सबका एक एक दिन की कहानी आ गई सबकी, ये एक एक दिन की कहानी, और इसी को 100 से कर देता हूं तो क्या हो जाता है इसका एफिशिएंसी, पता है ना। नाउ इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द कंप्लीट वर्क, अब कितने दिनों में बी जो है वो अकेला, ये भला मानुस अकेला पूरा काम कर देगा, कितने दिनों में ये पूरा काम कर देगा। तो यानी कि बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, अरे बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, लेट बी टेक्स x डेज। वैसे तो हमने शुरू में ही b को रेफरेंस मान लिया था, अगर b को रेफरेंस नहीं भी मानते ना तो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पढ़ने के बाद b को रेफरेंस मान लेना चाहिए था, क्योंकि हमें b को ही निकालना है, बचपन की कहानी है ना, जिसको निकालना है माना x, बात खत्म, वही चीज, ठीक है ना। तो लेट b टेक्स x डेज, ठीक है ना, ओके, तो b आपका लेगा x डेज, ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहा है भाई कि इन सब की एफिशिएंसी किस तरह से होगी, तो भाई बेसिकली ए उस काम को, मतलब बेसिकली ए के 1 दिन का काम है ना, ए के 1 दिन का काम, सॉरी ये बी के, हाँ सॉरी ए के 1 दिन का काम जमा बी के 1 दिन का काम बराबर हो जाएगा किसके, सी के 1 दिन के काम के। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, एफिशिएंसी के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से ये समझ रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो ये बात, कि बी के 1 दिन का काम, ए के 1 दिन का काम, ए के 1 दिन का काम, बी के 1 दिन का काम, दोनों को अगर जोड़ दोगे तब वो सी के 1 दिन के काम के बराबर निकल के आएगा। क्लियर? अब बस इसको चाहे तो सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, क्यों बेटा, इस इक्वेशन को चाहे तो सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन द सेम टाइम एज सी, तो यही बात वो कहना चाह रहा है कि ए और बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन द सेम टाइम एज सी, तो दोनों को सेम टाइम लगने वाला है, यानी कि ए के 1 दिन का काम जमा बी के 1 दिन का काम बराबर होगा सी के 1 दिन के काम के, ठीक है ना। ये बात यहां से निकल के आई। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, चाहे तो क्वाड्रेटिक बना दो, इधर उधर मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की वैल्यू निकाल लो यहां से, और चाहे तो ऑप्शन से इसको चेक कर लो, ऑप्शंस रख के यहाँ पे चेक कर लो, समझ लो, ऑप्शन रख के चेक कर लो, आई थिंक वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन रख के अगर चेक कर लोगे तो आई थिंक तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन रख के चेक करोगे, अगर मैं 10 रख दूंगा इधर तो 10 - 6 कितना आ जाएगा, 4, व्हेन x = 10 रख लो 1/10, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस के 4 14 बटे कितना आ रहा है 40, जो कि आई थिंक दूर दूर तक नहीं आ पा रहा है यार,
दूर दूर तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि 1/10 10 में से 8 जाएगा तो ये तो 1/2 आ जाना चाहिए, तो ये तो 1/2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो ये तो नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन गलत है। तो 10 नहीं है, 14 नहीं है, मतलब कि 14 को चेक कर सकते हैं, 12 को चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यार सिंपल सिंपल, इस इक्वेशन को देख के इतना अंदाजा लग गया मेरे को कि 12 ही आने वाला है, ठीक है ना। कैसे, सिंपल देख लो यहाँ से, 1/12 - 6 प्लस के 1/6, तो इज इक्वल टू कितना आ जाने वाला है, 12 - 6 कितना है यार, ये 1/6 है, 12 - 6 कितना आ जाएगा, ये 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 बेसिकली कितना आ जाएगा, 2/6। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बेसिकली कितना आ जाने वाला है आपके पास, 2/6। अरे यही थी ना इक्वेशन, हाँ जी इक्वेशन यही होगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1/12 - 6, 12 रखा ना, अच्छा यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 रखो यार, x = 12 रख रहे हो, तभी मैं सोचूं कैसी गड़बड़ क्यों हो रही है। तो यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 1/12। अब लोगे यहाँ पे एलसीएम, अगर लोगे तो 12 लिया एलसीएम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हालांकि दिख रहा होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पे 12 लिया एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 3, 3/12 यानी कि 1/4, 1/4 आ गया, x = 12 रखने पे। और जरा इसको चेक करना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 12 - 8 विच विल गिव यू 1/4। तो यहाँ से भी 1/4 आ गया, यहाँ से भी 1/4 आ गया, ऑप्शन में चेक कर लिया हमने, है ना, ऑप्शन के थ्रू चले गए अपन, ऑप्शन में चेक कर लिया हमने x की, चाहे तो वैल्यू निकाल लो यार यहाँ से इसको। अब ये तुम्हारा होमवर्क है साला, मैं तुम्हें थोड़ी ना स्पून फीडिंग करूंगा, ये जरा होमवर्क करके बताना, x क्या करना है, इसको यहाँ करना, एलसीएम लेना, ठीक है ना, यहाँ पे इसको काटना पीटना और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 रूट्स निकालना, फिर देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। और ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे निकाल के देखना, वैसे भी आ जाएगा, और ऑप्शन के थ्रू जाओगे वैसे भी आ जाने वाला है, ठीक है। तो दोनों ही तरीकों से आपका आंसर यहाँ पे 12 ही आ जाएगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है बॉस। तो बढ़ सकते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ पे एलन बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है ना, एलन बॉर्डर जो ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे, ठीक है ना, उनकी बात नहीं है, ठीक है ना, एलन बॉर्डर 2 अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो एलन एंड बॉर्डर कैन डू अ वर्क इंडिविजुअली इन 21 and 42 डेज। एक चीज हमें देख के पता चल गया ना, ये 1-2 का कुछ रेशियो है, ठीक है ना, डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग अल्टरनेटिवली, मतलब कि पहले दिन एलन काम करे, दूसरे दिन बॉर्डर काम करे, तीसरे दिन एलन काम करे, लाइक दिस। समझ रहे हो? ये जो कह रहा है ना, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग अल्टरनेटिवली लाइक दिस। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो किस तरीके से कितने दिनों में अल्टरनेटिवली काम करते हुए इस काम को खत्म कर देंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या कहना चाह रहा है वो, एलन 1 डे वर्क निकाल लेंगे हम तो भाई, क्योंकि हमें तो एफिशिएंसी और 1 डे वर्क से बड़ा प्यार है। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा एलन का, 1/21। जाहिर सी बात है यार, ठीक है ना, ये 21 डेज लगा रहा है, ये 42 डेज लगा रहा है, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन होगा, एलन ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये तो मैथमेटिक्स से भी बताने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें देख के पता चल रहा है, क्योंकि एलन कम दिन ले रहा है और तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी, 1/21। और अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो बॉर्डर्स 1 डे वर्क कितना होगा, दैट इज 1/42, दैट इज 1/42। नाउ वर्किंग अल्टरनेटिवली, तो इस तरीके से वो कह रहा है एक दिन एलन एक दिन बॉर्डर, तो एक पेयर का काम निकाल लेते हैं ना, एक पेयर का काम निकाल लेते हैं पहले, कि मतलब कि एक कपल ऑफ डेज में कितना काम करेंगे, अरे तभी तो चीजें आएंगी आगे। तो वर्किंग अल्टरनेटिवली, इनका एक सेट ऑफ वर्क निकाल लेते हैं ना, तो एक दिन एलन एक दिन बॉर्डर, इस तरह से 2 दिन का काम आ जाएगा ना, तो ये 2 डेज वर्क आएगा अल्टरनेटिव काम करते हैं निकालने। सो दैट इज 1/21 प्लस 1/42 निकाल लोगे। सो आई थिंक दैट वुड गिव यू 42, इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 + 1, दैट इज 3/42, दैट इज 1/14, 1/14 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 2 दिन का काम दोनों ने मिलकर करा 1/14 काम, ठीक है ना। तो भाई कितने दिन में, तो यानी कि ये जाहिर सी बात है यार कि कितने दिन में ये 1/14 काम करते हैं ये 2 दिन में, तो इनको कंप्लीट काम करने में कितने दिन लगेंगे एक्चुअली में, इन हाउ मेनी डेज। कंप्लीट काम मतलब 1/100 है ना, ये जो 14 है यहाँ पे हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए आपका 100 हो जाना चाहिए, पूरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है ना।
तो कितने दिनों में काम करेंगे? सो दे कंप्लीट द वर्क कितने दिनों में? सिंपल, ये दोनों कर रहे हैं, सो दे कंप्लीट द वर्क 1/14 डेज में इतना करते हैं, और भाई ये कितने दिनों में करेंगे? 14 into 2 which is 28 days, which is 28 days. Option B is perfectly fine. समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ये करेंगे आपका कितना? 28 दिनों में काम करेंगे आपका पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये चीज जरा थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन हो किस तरीके से रहा है। क्लियर? आगे चल सकते हैं। Now what is saying? When A, B, C are deployed for a task, A and B together do 70% of the work and B and C together do 50% of the work. Who is more efficient? अब देखो आगे एफिशिएंसी का नहीं, एफिशिएंसी और उसमें कोई अगर 1 डे का काम 1/x है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, सिंपल क्या आ जाती है आपकी? एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। इस चीज को याद रखना जरा, ठीक है ना? 100 से मल्टीप्लाई करने पर एफिशिएंसी निकल के आ जाती है, और एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में यहाँ पे देके रखता है, ठीक है ना? तो वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है यार कि ए और बी जो है, व्हेन ए बी एंड सी आर डिप्लॉयड फॉर अ टास्क, ए एंड बी टुगेदर डू 70%। तो ए और बी साथ मिलके 70% काम कर देते हैं, और बी और सी अगर साथ मिलके काम करते हैं तो वो कर देते हैं 50%। हु इज द मोस्ट एफिशिएंट? अब इनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, इसकी कहानी हमें यहाँ पे इनको बतानी है, ठीक है ना? ये बात वो कहना चाह रहा है। तो भाई अब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह लगा के तुम कर सकते हो कि दोनों को आपस में घटा दो तो बी का वर्क हट जाएगा, तो ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है ना? फिर ए प्लस सी प्लस बी आ जाएगा लाइक दिस, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा लाइक दिस। इस तरीके से वो बात करना चाह रहे हो। लेकिन हमें एक बात पता है कि ए बी सी अगर तीनों के तीनों मिल जाते हैं, सो दैट वुड बी क्या हो जाता है आपका? 100% हो जाता है। सो दैट वुड बी क्या हो जाता है? 100% हो जाता है। चाहे तो यहाँ पे इसको इस तरह से कट करके देख लो, चाहे तो इस तरह से अलग अलग कर लो, लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर है कि ए प्लस बी प्लस सी कहीं पे लगते हो तो काम क्या हो जाता है? 100% हो जाता है, ठीक है? बस इसी कहानी को हम पकड़ लेंगे। तो यानी कि सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस के, है ना, ए प्लस बी अगर मैं लगाऊं, ठीक है ना, या फिर रुको एक सेकंड, इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें किसी एक की एफिशिएंसी मिल जाए। इसको माइनस करेंगे ताकि हमें किसी की एक की एफिशिएंसी मिल जाए। कैसे? सर देखो ए प्लस बी है, ठीक है सर, इसका हमें पता है 70, प्लस बी प्लस सी है सर, इसका हमें पता है, और माइनस इसमें से हम कर देते हैं, पूरा काम हटा देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा काम होगा वो आ जाएगा ना। ये तो 100% काम है। अब इन दोनों को मिला के कुछ एक्स्ट्रा काम है, तो जो हटा देंगे वो एक्स्ट्रा काम आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा वो एक्स्ट्रा काम किया किसने। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये था 70% काम ए प्लस बी का, बी प्लस सी का था 50% काम, तीनों को मिला के था 100% काम। ये माइनस हो जाएगा, तीनों को मिला के था 100% काम, ये हो जाएगा 120% माइनस 100%, और यहां पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस के बी प्लस सी, तो यहाँ पे एक ए एरा ए माइनस का ये हो जाएगा, कट जाएगा, एक बी एरा बी माइनस का ये हो जाएगा, कट जाएगा, एक सी एरा सी माइनस का ये हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा भाई? सिर्फ बचा बी। तो b इज इक्वल टू 120 माइनस 10, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 20%। वाह, तो b की एफिशिएंसी आ गई सीधा सीधा। अब जब अगर b की एफिशिएंसी आ चुकी है, तो क्या बाकी दो की एफिशिएंसी निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? अगर b की एफिशिएंसी पता चल चुकी है, तो क्या बाकी दो की एफिशिएंसी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बताना मेरे को, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी सर, बाकी दो की एफिशिएंसी। तो कैसे निकाल दोगे बाकी दो की एफिशिएंसी? अरे सर ये है तो दो इक्वेशन, ये किस खेत की मूली है सर? तो a प्लस बी अगर 70 था, तो जाहिर सी बात है a कितना हो जाएगा? 70 माइनस बी, यानी कि 70 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? 50%। तो यानी कि नाकारा इनमें यही था, b था, है ना? और जाहिर सी बात है अगर a 50 है और b अगर 20 है, तो c कितना हो जाएगा? अरे यार इस इक्वेशन से निकाल लो यहाँ से, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 माइनस b, 50 माइनस 20 यानी कि 30%, c हो जाएगा आपका 30%। तो यानी कि c 30%, b 20% एफिशिएंट, और a था आपका 50% एफिशिएंट।
ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, हु इज द मोस्ट एफिशिएंट, इन सब में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है। तो किसकी एफिशिएंसी दिख रही है सबसे ज्यादा, ये रहा हमारा ए। आधा काम तो ये अकेला ही लेके चला जा रहा है। तो ए, ऑप्शन ए विच इज ए इज एब्सोल्युटली फाइन। सो ए इज द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन। ए जो है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट बंदा था, ये सबसे ज्यादा कमेरा, सबसे ज्यादा काम करने वाला बंदा था इन लोगों में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है फंडा या नहीं हो पा रहा है भाई, ये बता दो मेरे को। ये फंडा क्लियर है अगर, तो चीजें यहाँ पे खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस इसमें और भी प्यारे प्यारे हैं लगातार यार, ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वो जो पिछले वाले क्वेश्चंस की सीरीज थी उस पर जरा ध्यान दे लेना, है ना। जो पिछले वाला क्वेश्चंस था, मतलब कि वहां पे भी मैंने थोड़े से सीआई और एसआई के जो क्वेश्चन कराए थे, और मैंने टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन कराए थे, वो लेक्चर्स भी देखते हैं ना। ये सारे के सारे लेक्चर की सीरीज देखोगे ना तो पक्का तुम्हारे एग्जाम में ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन था। एफिशिएंसी के क्वेश्चंस और भी हैं, चीजें लगातार और भी हैं आगे, ठीक है ना। टेंशन वाली बात नहीं है, काफी कुछ है आगे, ठीक है ना, काफी कुछ है आगे। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। तो ठीक है, आज का लेक्चर तो ये ऐसा ही यहां तक रहा आपका। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तो आज का लेक्चर अगर वो पसंद आया तो फिर आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस लेक्चर। शुक्रिया। लाइक, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना और क्या क्या पढ़ना चाह रहे हो मैथमेटिक्स में और बाकी के सब्जेक्ट्स में। हमारे चैनल से आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है बताते रहिएगा। सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा, ऐसे ही कंटेंट आपके पास लगातार आते रहेंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय।